तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के दिल की, यानी लोकसभा की। इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां सीधे हम लोगों की, जनता की आवाज गूंजती है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये शक्तिशाली सदन बनता कैसे है, काम कैसे करता है और क्यों यह हमारे लिए इतना जरूरी है। तो मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि भाई लोकसभा बनती कैसे है, इसमें होता क्या है। बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। इसके बनने से लेकर इसके काम करने के तरीके तक हर एक चीज को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, इसे जनता का सदन या हाउस ऑफ द पीपल आखिर कहते क्यों हैं? वजह बहुत सीधी है। इसके जो सदस्य होते हैं ना, उन्हें कोई और नहीं चुनता। उन्हें सीधे भारत के नागरिक यानी हम और आप जैसे लोग अपने वोट से चुनते हैं। और यही तो हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद है कि हर एक वोट की कीमत है। अब जरा इसके इतिहास में चलते हैं। इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। सोचकर देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले आम चुनाव हुए 1951-52 में। ये उस वक्त के लिए ना पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी बात थी। और इन्हीं चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को हमारी पहली लोकसभा का गठन हुआ और फिर 13 मई 1952 को इसका पहला सेशन शुरू हुआ। बस यहीं से भारत के संसदीय लोकतंत्र का वो शानदार सफर शुरू हुआ जो आज भी जारी है। तो इतिहास तो हमने जान लिया, अब आते हैं इसके गणित पर। मतलब इसकी बनावट कैसी है, इसमें कुल कितने सदस्य हो सकते हैं और ये सीटें पूरे देश में बंटती कैसे हैं। चलिए ये नंबर का खेल भी समझ लेते हैं। देखिए, हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 550 सदस्य हो सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी नंबर है, याद रखिएगा, 550। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। तो सवाल यह है कि ये 550 सीट्स बढ़ती कैसे हैं? तो इसका बंटवारा कुछ इस तरह है। 530 सीटें दी गई हैं राज्यों को और बची हुई 20 सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि देश के हर छोटे बड़े हिस्से को, हर कोने को संसद में अपनी बात रखने का मौका मिले। अब यहां पर एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात आती है। आज लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो 1971 की जनगणना यानी सेंसस के आधार पर है और 84वें संविधान संशोधन ने इसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया है। मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? इसका एक बड़ा कारण था राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए बढ़ावा देना। सोचिए, अगर हर जनगणना के बाद सीटें बदलती तो जिस राज्य की आबादी ज्यादा होती उसे ज्यादा सीटें मिल जाती। इससे जो राज्य परिवार नियोजन पर अच्छा काम कर रहे थे वो राजनीतिक तौर पर पीछे रह जाते। अच्छा, तो लोकसभा का मेंबर बन कौन सकता है? इसके लिए संविधान के आर्टिकल 84 में कुछ शर्तें दी गई हैं। बहुत सीधी सादी शर्तें हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसकी उम्र कम से कम 25 साल हो। और तीसरी, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ का पद क्या है? आसान भाषा में कहें तो वो किसी ऐसी सरकारी नौकरी में ना हो जहां से उसे तनख्वाह मिलती हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए चुनाव हो गए, सदस्य चुन लिए गए, तो अब ये लोकसभा कितने समय तक काम करेगी और इसके सेशंस यानी सत्र कैसे होते हैं, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 83(2) कहता है कि लोकसभा का नॉर्मल कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन इसमें एक लेकिन है, ये फिक्स नहीं है। अगर प्रधानमंत्री सलाह दें तो राष्ट्रपति इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं और तब देश में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी जैसी कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए तो इसका कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अब सोचिए, क्लास में टीचर को पढ़ाने के लिए कम से कम कुछ बच्चे तो चाहिए ना, है ना? अगर एक भी बच्चा ना हो तो क्लास कैसे चलेगी? बिल्कुल वैसे ही संसद की कार्रवाई चलाने के लिए भी एक मिनिमम अटेंडेंस जरूरी है। इसे कहते हैं गणपूर्ति या कोरम। और लोकसभा के लिए यह संख्या है कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी 1/10।
अगर इतने सदस्य भी मौजूद नहीं है तो स्पीकर सदन की कार्रवाई को रोक सकते हैं। ये बात आर्टिकल 103 में लिखी है। अब हर सभा, हर टीम को एक लीडर की जरूरत होती है ना? लोकसभा में ये भूमिका निभाते हैं अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। वो सिर्फ सदन के हेड नहीं होते, बल्कि वो उस जहाज के कप्तान की तरह हैं जो ये तय करता है कि सदन की कार्यवाही सही दिशा में चले, बहस का स्तर बना रहे और सदन की गरिमा भी बनी रहे। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, सदन में किसी बिल पे वोटिंग हो रही है और वोट टाई हो जाते हैं। जितने वोट पक्ष में उतने ही विपक्ष में। अब क्या होगा? बिल पास होगा या नहीं? फैसला कैसे होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है ना? तो इसका जवाब छिपा है स्पीकर की एक खास शक्ति में, जिसे कहते हैं निर्णायक मत या कास्टिंग वोट। देखिए, स्पीकर आमतौर पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते ताकि वो निष्पक्ष बने रहें, लेकिन आर्टिकल 100 के मुताबिक जब ऐसी टाई वाली सिचुएशन आ जाती है तब वो अपना वोट डालते हैं और उनका बस वो एक वोट डेडलॉक को तोड़ देता है और ये तय कर देता है कि उस बिल का भविष्य क्या होगा। जब भी कोई नई लोकसभा बनती है तो एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पद सामने आता है, प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कुछ समय के लिए। तो ये एक टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। ये पद एक पुल की तरह है जो पुरानी लोकसभा के खत्म होने और नए स्थायी स्पीकर के चुने जाने के बीच के गैप को भरता है। और राष्ट्रपति आमतौर पर जो सदन के सबसे सीनियर सदस्य होते हैं उन्हें ही ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर के बस 2 मुख्य काम होते हैं। पहला काम, जितने भी नए सांसद चुनकर आए हैं उन्हें पद की शपथ दिलाना, और दूसरा काम, नए परमानेंट स्पीकर के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को कंडक्ट करवाना। और जैसे ही नए स्पीकर चुन लिए जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म और ये पद भी अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे 2019 में जब नई लोकसभा बनी थी तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी समझा है उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये समरी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखने में बहुत काम आएगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टेबल को देखिए जरा, सब कुछ एक ही जगह पर है। सबसे पहले संरचना आर्टिकल 81 के तहत, जिसमें अधिकतम 550 सदस्य हैं। फिर योग्यता आर्टिकल 84 में भारत का नागरिक और कम से कम 25 साल उम्र। कार्यकाल आर्टिकल 83(2) के हिसाब से नॉर्मली 5 साल। स्पीकर का चुनाव आर्टिकल 93 के तहत। फिर है कोरम या गणपूर्ति आर्टिकल 103 के अनुसार कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा। और आखिर में स्पीकर का कास्टिंग वोट आर्टिकल 100, जो सिर्फ टाई होने पर ही इस्तेमाल होता है। ये टेबल सच में एक परफेक्ट रिवीजन टूल है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं भविष्य के लिए। हमने बात की थी कि 2026 के बाद लोकसभा सीटों को फिर से तय किया जाएगा, जो शायद नई जनगणना के आधार पर होगा। तो जरा सोचिए, जब ऐसा होगा तो क्या होगा? क्या जिन राज्यों की आबादी बढ़ी है उनका राजनीतिक वजन भी बढ़ जाएगा और जिनका कम हुआ है उनका घट जाएगा? राज्यों के बीच ये जो शक्ति का संतुलन है, ये कैसे बदलेगा? इस बड़े सवाल पर जरूर सोचिएगा। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।